वेलकम टू स्टडी फॉर यूपीएससी। जैसा कि हम 11th क्लास की एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th की, ठीक है, जो है इसके राइटर हैं रामचंद्र शर्मा जी, आर एस शर्मा, ठीक है। उसी से हम चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसी को हम हल कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ व्याख्या भी करते हैं, जिससे अमूमन जो है हमारा पूरा सारांश निकल जाता है चैप्टर का, और आसानी से हमको समझ में भी आ जाती है कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो ऑलरेडी हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उस वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं वीडियो को। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अध्याय जो 3 है, चैप्टर 3, उसका नाम है स्रोत के प्रकार और इतिहास का निर्माण। इसी में से हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से विचार करना है, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो सूत्र में साहित्य गद्य नियमक पूर्वक संक्षिप्त रूप में लिखे जाते थे। दूसरा कहला शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। तो इसी में से आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें से, तो कथन कौन सा सही है। तो इसमें विकल्प दिया है, ए में केवल 1, बी में केवल 2 और सी में 1 और 2 दोनों, डी में ना तो 1 ना तो 2। तो मैं आंसर बताते हुए चलूँगा, आप वीडियो को एक बार रोक करके आंसर देना, ताकि क्वेश्चन को आप अगर अटैम्प्ट करेंगे गलतियाँ भी होंगी तो आगे गलतियाँ नहीं हो पाएंगी, थोड़ा सीखने को मिलेगा, जैसा कि हम इसीलिए देख भी रहे हैं वीडियो को। तो इसमें से जो सही आंसर होगा इसका दोनों होगा, यानी बोथ, 1 और 2 दोनों सही होगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा चलते हैं। जो सूत्र है उसमें साहित्य गद्य नियम पूर्वक लिखे जाते थे। जो सूत्र है उसमें साहित्य गद्य नियम पूर्वक लिखे जाते थे। इसको नियम सूत्र इसलिए कहा गया, ये सूत्र को नियम सूत्र भी कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि ये संक्षिप्त होता था, इसलिए इसको नियम सूत्र कहा जाता था। अगर बात करें शूल सूत्र की, ठीक है, तो शूल सूत्र में, हाँ, जैसा कि दूसरा ऑप्शन में दिया है कि शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है भी, ठीक है। और क्वेश्चन भी हमारा कह रहा है कि इसमें शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। हाँ बिल्कुल, मापों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें तो यहीं से हम क्या देखने को, एक बात और देखने को मिलती है, जानने वाली बात है कि ज्यामिति और जो गणित है उसका अध्ययन भी यहीं से प्रारंभ हो जाता है, शूल सूत्र से, ठीक है। शूल सूत्र में ही देखने को सबसे पहले मिलता है गणित और अध्ययन का, ज्यामितियों का अध्ययन। अगर आगे और बात करें तो जो सूत्र है जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसको कहा जाता है कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ ले कल्प सूत्र किसे कहा जाता है, या ऑप्शन दे दे कि कल्प सूत्र उसे कहते हैं जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, तो वही सही होगा। तो जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन होता है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। अगर कल्प सूत्र की बात करें तो कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है, इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है स्रोत सूत्र, एक दूसरा है गृहम सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा वह स्तंभ अभिलेख था, कौन था वह अशोक का अभिलेख था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था उसके मूल स्थान से हटाकर। ऑप्शन ए में दिया है, ए में मेरठ स्तंभ अभिलेख, बी में दिया है टोपरा स्तंभ अभिलेख, सी में दिया है बैराट अभिलेख, और डी में दिया है एक और दो दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये डी, ए और बी दोनों। यानी कि जो मेरठ स्तंभ अभिलेख था और जो टोपरा स्तंभ अभिलेख था, टोपरा था हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में पड़ जाता है, तो वहाँ से इस मूल स्थान से, मेरठ से और टोपरा से, इस स्तंभ अभिलेख को उठा करके उसके मूल स्थान से इसको कहाँ ले आया गया, दिल्ली ले आया गया। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी में इसको लाया गया था। एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। तो इसमें भी यही बातें बता रहा है, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ अभिलेखों में से मेरठ और दूसरा था हरियाणा का टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए, और विचार करके आप सही कथनों का चयन करिए। पहला कह रहा है, देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बिकॉज जो ये तमिल का ग्रंथ है जिसको तमिल भाषा में है, इसका अनुवाद हिंदी में है, तो इसलिए संगम फिर भी पढ़ते हैं। संगम साहित्य के पद्य जिसको एट्टतोके यानी 8 संकलनों में विभक्त है। तो पहला क्वेश्चन, पहला कथन कह रहा है संगम साहित्य के पद्य एट्टतोके 8 संकलनों में विभक्त है। दूसरा कथन कह रहा है संगम साहित्य के 2 मुख्य समूहों में से एक पटिनेडिकल पटिनेकिल कड़क्कू है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सर्वप्रथम आप अटेम्प्ट कर लेना, ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में बोथ और डी में नन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बोथ, दोनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। संगम साहित्य के जो है पद्य 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, ठीक है, ये 30,000 पंक्तियों में मिल जाते हैं, जो 8 संकलनों में विभक्त हैं, यानी कि एट्टतोके मतलब 8 होता है। तो इसको 8
संकलनों में विभक्त किया गया है। इसमें जो है 100 के समूहों में इनको क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है, जिसमें में से एक है, जैसे कि अगर बात करें जैसे पुरनानूर है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं आगे थोड़ा देखें तो संगम साहित्य के दो मुख्य समूह हैं। कौन कौन से वो समूह हैं? नंबर एक है पटिनेडिकल पटिनेनकिल कड़क्कू, इसका हिंदी में जिसका मतलब होता है 18 निम्न संग्रह, और दूसरा है, ठीक है, पत पाठ यानी 10 गीत, ठीक है। तो जो पहला समूह है, यानी पहला समूह कौन सा है, 18 निम्न संग्रह यानी कि पटनेडिकल पटिनेनकिल कड़क्कू। तो ये जो पहला समूह है वो दूसरा समूह कौन सा है, 18 निम्न, दूसरा समूह कौन सा है, सॉरी 18 निम्न नहीं है, दूसरा समूह है पत पट यानी 10 गीत। तो उससे जो है ये पुराना माना जाता है, ठीक है, यानी पहला समूह दूसरे से पुराना माना जाता है, इसीलिए इसको लौकिक साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण समझा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको सुमेल करना है, सूची 1 में से सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 में लेखक के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में दिए गए हैं रचनाएं, ठीक है। तो आपको आप देख लीजिए और इसके बाद देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है, ए, बी या सी या फिर डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मिलान कर लेते हैं, इसके बाद कोड के आधार पर हम आंसर की ओर पहुँचते हैं। तो पहला है बाणभट्ट का हर्षचरित, यानी कि पहला का तीसरा। हम देखते हैं ये एलिमिनेट हो सकता है क्या, ये इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ए का थर्ड है, जहाँ पे ए का थर्ड है उस वो कितने हैं ये देखते हैं। तो ए में ए का थर्ड है ही नहीं, बी में ए का थर्ड है ही नहीं, सी में ए का थर्ड है, डी में ए का थर्ड बिल्कुल नहीं है, यानी सिर्फ सी में ए का थर्ड है। यानी अगर बाणभट्ट का हर्षचरित हमको मालूम है तो हम आसानी से क्वेश्चन नंबर सी को और कोड के माध्यम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि ए में ए का तीसरा और कहीं दिया नहीं है, इसलिए 3 4 2 1 आंसर हमारा है वो सही होगा। फिर भी एक बार हम इसको मिलाप कर लेते हैं, सुमेल कर लेते हैं। बाणभट्ट का है हर्षचरित, बिल्हड़ का है विक्रमांक चरित, विक्रमांक देवचरित, अतुल का है मूसिक वंश, और संध्याकर नंदी का है रामचरित्र। रामचरित मानस नहीं है, रामचरित्र, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन में सुमेल है, बाणभट्ट का हर्षचरित, बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित्र, और अतुल का मूसिक वंश, और संध्याकर नंदी का रामचरितमानस। इसमें रचनाओं में क्या क्या बातें बताई गई है, क्या क्या जानने को मिलता है, उसको थोड़ा देखते हैं। तो जो बाणभट्ट का है हर्षचरित, उसमें हमको क्या जानने मिलता है, हमको हर्षचरित में जानने को मिलता है कि जो हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन के वृत्तांत क्या है उसके बारे में जानकारी मिलता है। इसको गद्य में लिखा गया है, ठीक है, इसको गद्य में लिखा गया है। और अगर बात करें बिल्हड़ द्वारा जो रचित है विक्रमांक देवचरित, तो आखिर क्या है विक्रमांक देवचरित में? विक्रमांक देवचरित में जो कल्याण के चालुक राजा हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य पंचम, तो विक्रमादित्य पंचम का वर्णन इसमें हमको मिल जाता है, बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित्र, ठीक है। अगर हम मूसिक देखते हैं, अतुल का जो मूसिक है उसमें क्या जानने को मिलता है, तो अस्तुल के मूसिक में हमको जानने को मिल जाता है, तो उस समय केरल में जो मूसिक राजवंश था उसके बारे में हमको जानने को मिल जाता है, ठीक है। अगर संध्याकर नंदी का देखें जिसका रामचरित्र है, तो उसमें क्या जानने को, उसमें हमको जानने को मिल जाता है कि कैवर्त जाति के जो किसान थे और पाल वंश के जो राजा रामपाल थे उनके बीच जो लड़ाइयाँ होती थी उसका वर्णन हमको देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेखक ने राज तरंगड़ी की रचना की? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जैसा हमारा ए और डी सेम ऑप्शन हमने दे दिया है, फिर भी आपको अब 3 में से ही बताना है तो और इजी हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा राज तरंगड़ी लिखी गई थी, ये 12वीं सदी में लिखी गई थी, और ये एकमात्र ये ग्रंथ है जिसमें हमको जानने को मिल जाता है कश्मीर के इतिहास को सही ढंग से जानने को मिल जाता है, वहाँ के बारे में जानने को मिल जाता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कल्हड़ ने जो है राजतंत्री की रचना कब की, 12वीं शताब्दी में, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसमें करीब कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह मिल जाता है, कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, इसमें भी मिलान करने की बात हो रही है और इसमें लेखक के नाम दिए गए हैं, इसमें रचनाएँ दी गई हैं, तो आपको मिलान करना है। पहला है मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज की एक बहुत ही फेमस रचनाएँ हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलो हम पहले से चलते हैं तीसरे की ओर, यानी कि इनका जो फेमस, एक बहुत ज़्यादा फेमस है मेगास्थनीज का इंडिका। आप जानते ही होंगे मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था और वहाँ ही आके इसको इंडिका को लिखा था। और इंडिका में यही हमको जानकारी इसलिए मिल भी जाती है चंद्रगुप्त के बारे में, उस समय के राजनीतिक इतिहास के बारे में। चलो देखते हैं हम इसमें एलिमिनेट किया जा सकता है इसमें। तो ए का तीसरा देखते हैं, ए का तीसरा नहीं, ए तो नहीं है, ए का तीसरा है नहीं, बी में ए का तीसरा बिल्कुल नहीं है, हाँ सी में है, डी में भी है नहीं, डी में नहीं। आसानी से हम इसको एलिमिनेट करके क्वेश्चन नंबर सी पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन हमारा जो आंसर सही होगा वो हमारा सी होगा। चलते हैं फिर से हम एक बार सुमेल भी कर लेते हैं। मेगास्थनीज का है इंडिका, टालमी का है जियोग्राफी, ठीक है, और प्लिनी का है नेचुरल हिस्टोरी का, और ह्वेनसांग का सी यू की है, ठीक है। तो हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्या में
वही चीज़ दिखाया गया, मेगास्थनीज का इंडिका, टालमी का जियोग्राफी और हंसांग का सीयू की और प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री का। ठीक है, अब क्वेश्चन हम चल रहे हैं 7वें की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर से MCQ निकले भी हैं। क्वेश्चन अगर एंशिएंट हिस्ट्री के बनाया जाए तो क्या बन सकता है इससे ज़्यादा। ठीक है, हिस्ट्री में क्या बन सकता है क्वेश्चन। तो 7वां हमारा कह रहा है भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं। जहाँ पे भी आ सकता है आपको देखिए सर्वप्रथम उसको अंडरलाइन, ठीक है, आफ्टर अटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला कह रहा है भाई जो सेंड्रोकोटस, कहीं पे सेंड्रोकोटस लिखा रहता है और कहीं पे सेंड्रोकोटस, बहुत ऐसे ही वो एक्चुअली इंग्लिश जो है सीधा अनुवाद हुआ है तो अनुवादक के ऊपर डिपेंड है, कहीं सेंड्रोकोटस कर दिए कहीं सेंड्रोकोटस, तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इस टाइप का कोटस कोटस आएगा तो आप समझ जाना कि बात हो रही है सेंड्रोकोटस की। तो सेंड्रोकोटस का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है, जैसा इस क्वेश्चन को आप लोग जानते जरूर होंगे। बीसरा है बी, जो कह रहा है ऑप्शन विकल्प कह रहा है मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूध बनकर आया था। सी कह रहा है हंसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। डी कह रहा है फाहियान जो था और हंसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है। इसलिए अभी हम जब बात कर रहे थे इंडिका की तो हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को कि मेगास्थनी जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेलुकस निकेटस का राजदूत था और वहीं पे इस मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। तो इसलिए ये अशोक के दरबार में ना आके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसलिए बी है जो है ये गलत है, यानी कि बी गलत है, इसलिए पूछा है गलत कौन है, तो ये हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है थोड़ा बहुत कि मेगास्थनीज जो था वो सिलिकन निकेटर का राजदूत था, जैसा कि हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा था यहाँ पे, और उसके द्वारा रचित जो इंडिका है वो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत का विवरण मिल जाता है इसमें। ठीक है, और यूनानी विवरणों में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस जो भी कहा जाता है। इसके राज्यारोहण की जो तिथि है वो 322 BC बताया जाता है, BC मतलब ईसा पूर्व, और निर्धारित की गई है। वो एक ही व्यक्ति है। और जो ह्वेनसांग है वो 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उल्लेखनीय है वह भारत में 16 वर्षों तक रहा और 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग यानी 7वीं सदी में आया था भारत। जो फाहियान और ह्वेनसांग था ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आए थे भारत में। 8वां क्वेश्चन कह रहा है संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और आप बताइए कौन सा इसमें से आंसर सही है। तो पहला कह रहा है कि कथन या प्राचीनतम तामिल ग्रंथ है, और दूसरा कह रहा है इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ, यानी कि दोनों सही है। तो जहाँ पे भी बोथ है वही हमारा आंसर होगा, यानी सी। ठीक है, सी। संगम साहित्य जो था वो बहुत ही मतलब कर्नाटक का जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, कर्नाटक के बारे में या तमिलनाडु के बारे में जब भी हमको इतिहास को जानना होता है, प्राचीन इतिहास, तो हमको इस जो तमिल ग्रंथ है ये संगम साहित्य, इससे हमको जानकारी अच्छे से मिल जाती है, संपूर्ण जानकारी हमको। यही एकमात्र ग्रंथ है जिसने हमको साउथ का जो कर्नाटक और जो ये सॉरी तमिलनाडु और कर्नाटक, हाँ जो साउथ का क्षेत्र है अधिकांशतः तमिलनाडु के बारे में जानकारी हमको यहीं से मिल जाती है संगम साहित्य के बारे में। और देखते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा। दोनों कथन सत्य है। संगम साहित्य प्राचीनतम तामिल ग्रंथ है, तालीम नहीं तामिल ग्रंथ। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्य सभा को संगम साहित्य सभा कहते थे या संगम, और जो लिखा जाता था उसको संगम साहित्य कहते थे। तो होता ये था कि जब इसको संगम साहित्य कहा क्यों जाता है, संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शासक वर्ग थे उस समय, तो वहाँ में कवियों को एक जगह स्थान पे बुला के विभिन्न कवियों को वहाँ पे एक सभा जैसा माहौल हो जाता था, यानी विभिन्न कवि वहाँ पे बैठ करके क्या करते थे, पुस्तक को लिखने साहित्य का लेखन करते थे। तो इसीलिए जब सभा हो गई तो इसी को कहा गया संगम, मतलब इकट्ठा लोगों का समूह होता ही है, और सभा लोगों को लोग इकट्ठा हुए तो संगम सभा कहा गया, और जो राइटिंग हुआ यानी जो लेखन हुआ उसी को इसीलिए संगम साहित्य नाम दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है ऐसी साहित्यिक सभा को संगम सभा कहते थे। फिर ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के, ये देख लीजिए जैसा कि हम कह रहे थे, ये तमिलनाडु जो है उसके लोगों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र स्रोत है। जब हम तमिलनाडु के लोगों को, तमिलनाडु के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जब उनके सामाजिक, उनके आर्थिक, उनके राजनीतिक जीवन का हम अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हमको ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम आ जाती है, और वही एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगम साहित्य। ठीक है, और इसके बाद जो ऑप्शन दूसरा दिया था कि संगम साहित्य मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, तो बिल्कुल की है, इसलिए इसका भी आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है कि जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। दूसरा कह रहा है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक आर्थिक ग्रंथ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपका जो माइंड है वो कुछ जो कथन दो है उस पर सीधा गया होगा, कैसे हो सकता है भाई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो जो है वो आर्थिक ग्रंथ तो है नहीं, ये तो राजनीतिक ग्रंथ है।
तो हाँ भाई, ये राजनीतिक ग्रंथ ही है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं एलिमिनेट हो सकता है क्या, तो हमको जैसे मान लो हमको ए और यानी पहला और तीसरा नहीं पता है, दूसरा हमको पता है, तो हम अगर गलत चूज कर लेते हैं तो आसानी से हमको एक संभावित पहुंच जाते हैं वहाँ तक कि हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं दूसरा हम, तो दूसरा ए में दूसरा दिया हुआ है, ए कट गया, बी में दूसरा दिया कट गया, सी में नहीं दिया है रुका है, डी में बिल्कुल दिया है, यानी भाई सभी कट के कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर बहुत ईजी तरीके से सी आ जाता है। अगर हमको एक पता है कि दूसरा क्वेश्चन तो सही हो नहीं सकता, तो हम आसानी से 1 3 हमारा सही हो जाता है। हाँ, तो जातक कथा बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है, और जातक में ही जो बुद्ध हैं उनके पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है, जातक में ही उसको ही लिखा गया है, उसकी ही कथाएं हैं। और कालिदास की रचना में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। हाँ, तो बिल्कुल मिलती है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जातक कथा एक प्रकार की क्या है, लोक कथा, जो बुद्ध के पूर्वजों की कथाओं को जातक कहा जाता है। जातक किसको कहा जाता है, बुद्ध के पूर्वजों की कथाओं को ही जातक कहा जाता है। जातक कथा ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी तक जो है इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रकाश डालती है। यानी कि कब से कब तक, 5वीं सेंचुरी बीसी कह सकते हो, और इसको जो है दूसरी सेंचुरी ईस्वी तक के बीच की जो सामाजिक और आर्थिक जानकारी है, उसकी स्थिति की जानकारी हमको इसमें मिल जाती है। अगर बात करें तो प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी भी देती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है, ना कि उसमें ऑप्शन में दिया था आर्थिक ग्रंथ, इसीलिए गलत हो गया था। तो यह एक राजनीतिक ग्रंथ है और यह 15 अधिकरणों में विभक्त है, जिसमें जो है दूसरा और जो तीसरा है वो अधिक पुराना है। इसमें मौर्यकालीन समाज और अर्थशास्त्र अर्थतंत्र का वर्णन हमको मिल जाता है, इसलिए गलत हो गया। अगर बात करें तो कालिदास की, तो कालिदास ने अनेक काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। पूछ ले अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की है। तो और इनमें महान जो है सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। अतः कथन 3 सत्य है। तो जैसा कि इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 10 15 मिनट का हो ही गया होगा। तो लगभग 19 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में कवर कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट में हम कर लेंगे हमारा जो क्वेश्चन बचता है, लगभग 10 क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस से ही जानकारी बढ़ेगी। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर